द डीप डाइव में स्वागत है, जहां हम जानकारी की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा विषय है भौतिकी के नियमों का चरित्र, मतलब उनका मिजाज कैसा है। और इसे समझने के लिए हम रिचर्ड फाइनमैन, जो एक महान और सच कहूं तो काफी मजेदार भौतिकी विज्ञानी थे, उनके विचारों का सहारा लेंगे। खासकर उनकी किताब द कैरेक्टर ऑफ फिजिकल लॉ से, जो उनके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के मशहूर लेक्चर्स पर आधारित है। बिल्कुल, वो लेक्चर्स बहुत खास थे। फाइनमैन का मकसद सिर्फ मुश्किल सिद्धांत रटाना नहीं था। वो तो ये बताना चाहते थे कि भौतिकी के नियम असल में दिखते कैसे हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनमें सुंदरता क्या है। वो मानते थे कि प्रकृति के काम करने के तरीके को समझना ही अपने आप में एक बहुत शानदार अनुभव है। तो आज हम यही कोशिश करेंगे। फाइनमैन की नजरों से देखेंगे कि प्रकृति चलती कैसे है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम इतना सादा सा लगता है, पर इतना शक्तिशाली कैसे। और गणित, वो कैसे बन गया भौतिकी की जुबान। और हाँ, वो क्वांटम दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की समझ को बिल्कुल घुमा कर रख देती है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प खोजबीन। फाइनमैन, जैसा मैंने कहा, सिर्फ नोबेल विजेता नहीं थे, बड़े रंगीन मिजाज के थे। बोंगो ड्रम बजाना, ताले खोलना, ये सब किस्से हैं उनके। लेकिन उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए गुरुत्वाकर्षण जैसा अहम, भारी भरकम विषय ही क्यों चुना? हाँ, अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि ये खोजे गए पहले महान नियमों में से एक है, और ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है। नियम तो देखो, है बड़ा सीधा सा, कि दो चीजों के बीच जो खिंचाव का बल है, यानी फोर्स, वो उनके वजन मतलब मास के गुणनफल के सीधे अनुपात में होता है। अच्छा। और उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के उल्टे अनुपात में। मतलब जितना भारी उतना ज्यादा खिंचाव, और जितनी दूर उतनी तेजी से कम होता खिंचाव। बिल्कुल। गणित में कहें तो F = G(m(m)(r²). और ये भी कि बल लगाने पर चीज की रफ्तार बदलती है, उसमें तेजी आती है, जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इसकी खोज की कहानी भी तो कमाल की है। मतलब पुराने जमाने से लेकर कॉपरनिकस, फिर टाइको ब्राहे, जिन्होंने कहा कि भाई नाप-जोख एकदम सटीक होनी चाहिए। और फिर केपलर, जिन्होंने ग्रहों की चाल के वो 3 नियम दिए, अंडाकार कक्षाएं वगैरह। सही कहा। फिर गैलीलियो आए, जिन्होंने जड़त्व यानी इनर्शिया की बात की, कि चीजें अपनी चाल बनाए रखना चाहती हैं। और फिर न्यूटन ने इन सारे धागों को, आप कह सकती हैं, एक साथ बुना और अपना गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम बना दिया। उन्होंने दिखाया कि ग्रहों को अपनी कक्षा में टिके रहने के लिए सूरज की तरफ एक लगातार खिंचाव चाहिए। हाँ। और यही खिंचाव केपलर के सारे नियम समझा देता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, न्यूटन ने हिसाब लगाया है ना, हाँ बिल्कुल, कि जिस ताकत से सेब नीचे जमीन पर गिरता है, वही ताकत चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रही है। हाँ। उन्होंने बाकायदा गणना की कि चांद हर सेकंड पृथ्वी की ओर उतना ही गिरता है, बहुत छोटा सा, कोई 120 इंच जितना उनके नियम से हिसाब में आता था। बिल्कुल सही। और ज्वार भाटा क्यों आता है और दिन में 2 बार क्यों, इसकी सही व्याख्या भी न्यूटन ने ही दी। और इस नियम की पुष्टि भी तो कई तरीकों से हुई बाद में। हाँ, बहुत तरीकों से। जैसे बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखते हुए रोमर ने अंदाजा लगाया कि उनकी चाल में जो थोड़ी गड़बड़ दिख रही है, वो इसलिए है क्योंकि रोशनी को उन तक पहुंचने में समय लगता है, और इसी से उन्होंने प्रकाश की गति नाप ली। कमाल है। फिर बाद में यूरेनस ग्रह की कक्षा में कुछ गड़बड़ी देखी गई। अच्छा। तो एडम्स और लेवेरियर, 2 वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि जरूर कोई और अनदेखा ग्रह है जो उसे खींच रहा है। उन्होंने बताया कि वो ग्रह कहाँ होना चाहिए, और दूरबीन से देखने पर नेपट्टून वहीं मिला। वाह। लेकिन आपने कहा बुध ग्रह की कक्षा में एक छोटी सी गड़बड़ी थी, जिसे न्यूटन का नियम नहीं समझा पाया। हाँ, एक बहुत छोटी सी गड़बड़ी थी। वो न्यूटन के नियम से पूरी तरह मेल नहीं खाती थी। तो मतलब न्यूटन का नियम एकदम 100% सही नहीं था, कह सकते हैं। उसे बाद में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सुधारा। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने बुद्धि की उस गड़बड़ी को बिल्कुल सही समझा दिया। अच्छा। और एक बड़ा सवाल अभी भी है ना, क्वांटम लेवल पर गुरुत्वाकर्षण। हाँ, वो एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है कि बहुत ही छोटे पैमाने पर, परमाणुओं के स्तर पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इसकी कोई पक्की थ्योरी, जिसे क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, वो हमारे पास आज तक नहीं है। लेकिन फिर भी ये नियम अपने आप में अद्भुत है।
ये सिर्फ हमारे सूरज और ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। अरबों प्रकाश वर्ष दूर जो तारों के जोड़े हैं या तारागुच्छे हैं या पूरी की पूरी आकाशगंगाएं। हाँ, उन सबको भी यही गुरुत्वाकर्षण का बल ही बांधे रखता है। और सोचो, कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने तो प्रयोगशाला में बहुत छोटी मतलब मामूली चीजों के बीच भी इस खिंचाव का नाप लिया था। अच्छा। हाँ, और उसी से उन्होंने पृथ्वी का वजन भी पता लगाया था। और बाद में एओथवस और डिके जैसे वैज्ञानिकों ने और भी सटीक प्रयोग किए। उन्होंने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण बल चीज के वजन के ठीक अनुपात में होता है, मतलब अरब में एक हिस्से तक की सटीकता से। तो संक्षेप में कहें तो इस गुरुत्वाकर्षण नियम का चरित्र, उसका मिजाज कैसा है? तो देखो, पहली बात ये गणितीय है, F = g/m/r²। दूसरी बात, ये पूरी तरह सटीक नहीं है, जैसा हमने देखा आइंस्टाइन और क्वांटम वाला पहलू अभी बाकी है। तीसरी बात, इसका मूल रूप बहुत सरल है। और चौथी, ये सार्वभौमिक है, यानी हर जगह हर चीज पर लागू होता है जहां तक हम जानते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण से हमें नियमों के चरित्र का एक अंदाजा मिला, लेकिन फाइनमैन गणित पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या हम इन नियमों को बिना गणित के आसान भाषा में नहीं समझ सकते? कुछ हद तक शायद। जैसे फैराडे का एक नियम है इलेक्ट्रोलिसिस का, कि कितनी बिजली गुजारने पर कितना पदार्थ जमा होगा, वो एक तरह से गिनती जैसा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जैसे नियमों की जो गहराई है और कैसे अलग अलग चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, वो गणित के बिना पकड़ में नहीं आता। न्यूटन ने ये तो बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, मतलब उसका गणितीय रूप दे दिया, पर वो क्यों ऐसे काम करता है इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। मतलब कोई मशीन जैसा मॉडल नहीं है जो समझा सके कि ये खिंचाव असल में है क्या चीज, दो चीजें दूर से एक दूसरे को कैसे खींच लेती हैं। हाँ, देखो, कोशिशें बहुत हुई। एक थ्योरी थी कि शायद हर तरफ से बहुत छोटे छोटे कण लगातार आ रहे हैं। अच्छा। और जब दो चीजें होती हैं, जैसे सूरज और पृथ्वी, तो वो एक दूसरे की तरफ से आने वाले कुछ कणों को रोक लेती हैं। तो दूसरी तरफ से धक्का ज्यादा लगता है, जिससे वो पास आते हैं। सुनने में तो ठीक लगता है कि जब सूरज के चारों ओर घूम रही है तो सामने से ज्यादा कण टकराते। हाँ, सही बात है। और इससे उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसे सारे मॉडल फेल हो गए। आज भी हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का कोई ठोस यांत्रिक मॉडल नहीं है, सिवाय उसके गणितीय रूप के। तो गणित सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक तर्क है। बिल्कुल। गणित हमें उन रिश्तों को देखने में मदद करता है जो वैसे दिखाई नहीं देते। जैसे न्यूटन ने गणित से ही ये साबित किया कि सूरज की तरफ लगने वाला खिंचाव, जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ही वो कारण है जिसकी वजह से ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, यानी केपलर का दूसरा नियम। हाँ, ये तो बिना गणित के सोचना भी मुश्किल है। सही कहा। फाइनमैन कहते हैं कि गणित सीखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक बेबीलोनियन तरीका, जिसमें आप बहुत सारे उदाहरण देखते हैं और उनसे नियम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा यूनानी तरीका, जिसमें आप कुछ मूल स्वतः सिद्धों एक्सियम्स से शुरू करते हैं और फिर तर्क से सब कुछ साबित करते हैं। तो भौतिकी में कौन सा तरीका बेहतर है? फाइनमैन के हिसाब से भौतिकी में बेबीलोनियन तरीका ज्यादा काम आता है, क्योंकि हमारे नियम अभी पूरी तरह पक्के नहीं हैं, अधूरे हैं। हमें अलग अलग जुड़े हुए विचारों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और आपने कहा कि एक ही नियम को कई अलग अलग गणितीय तरीकों से भी लिखा जा सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन के एक्शन एट ए डिस्टेंस वाले तरीके से। हाँ, या फिर एक स्थानीय क्षेत्र सिद्धांत, लोकल फील्ड थ्योरी के रूप में, कि हर बिंदु पर एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। या फिर न्यूनतम क्रिया सिद्धांत, मिनिमम प्रिंसिपल से, कि प्रकृति हमेशा सबसे आसान या सबसे कम मेहनत वाला रास्ता चुनती है। हाँ, ये तीनों तरीके गणितीय रूप से एक ही नतीजा दे सकते हैं, लेकिन जब हम नए नियम खोजने निकलते हैं तो ये अलग अलग तरीके हमें अलग अलग दिशाओं में सोचने की प्रेरणा देते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने किया। बिल्कुल। आइंस्टाइन को सापेक्षता का सिद्धांत बनाने के लिए फील्ड थ्योरी और न्यूनतम सिद्धांत ज्यादा ठीक लगे, क्योंकि न्यूटन का एक्शन एट ए डिस्टेंस, मतलब बल का तुरंत दूर तक असर करना, वो प्रकाश की गति की एक सीमा है, इस बात से मेल नहीं खाता था। आज क्वांटम यांत्रिकी में इन सभी सिद्धांतों का एक मिला जुला रूप इस्तेमाल होता है। ये अपने आप में एक रहस्य है
कि प्रकृति के सही नियम इतने अलग-अलग तरीकों से व्यक्त किए जा सकते हैं। तो अंत में, जैसा फाइनमैन कहते हैं, ऐसा लगता है कि इस दुनिया का महान वास्तुकार एक गणितज्ञ है। हाँ, गणित समझे बिना शायद हम प्रकृति की उस गहरी सुंदरता को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल। और प्रकृति के नियमों का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है संरक्षण के सिद्धांत, यानी कॉन्जर्वेशन लॉज। संरक्षण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रकृति में कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें आप नाप सकते हैं, गणना कर सकते हैं और उनकी कुल मात्रा हमेशा उतनी ही रहती है, चाहे बीच में कुछ भी क्यों ना हो जाए। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? फाइनमैन एक शतरंज की बिसात का उदाहरण देते हैं। मान लो एक बिशप है जो सिर्फ लाल खानों पर चल सकता है, तो आप चाहे कितनी भी चालें चल लें, वो बिशप रहेगा तो हमेशा लाल खाने पर ही। उसकी लाल खाने पर होने की खूबी संरक्षित है। ठीक है, समझा। तो भौतिकी में ऐसी कौन सी चीजें हैं? पहला उदाहरण है विद्युत आवेश, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का संरक्षण। दुनिया में कुल आवेश हमेशा स्थिर रहता है। मान लो कोई कण बनता है या नष्ट होता है, तब भी कुल आवेश उतना ही रहता है। जैसे एक न्यूट्रॉन है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। जब वो टूटता है तो एक प्रोटॉन, जिस पर +1 चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन जिस पर -1 चार्ज है, बनता है, तो कुल चार्ज कितना हुआ? +1 और -1 मिलाकर 0। पहले भी 0 था, बाद में भी 0। और ये संरक्षण स्थानीय होता है, मतलब चार्ज यहाँ गायब होकर अचानक कहीं और प्रकट नहीं हो सकता, उसे बीच की जगह से होके जाना पड़ेगा। और एक और खास बात, आवेश हमेशा पूरी इकाइयों में आता है। आप आधा या सवा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं देख सकते, या तो 1 होगा या 2 या -1, ऐसा ही कुछ। दिलचस्प है। और ऐसे कौन से संरक्षण नियम हैं? एक और है बैरियन संख्या का संरक्षण। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे भारी कणों को बैरियन कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया में बैरियनों की कुल संख्या, अगर एंटी बैरियन है तो उन्हें घटाकर हमेशा उतनी ही रहती है। ये भी पूरी इकाइयों में आता है। और वो स्ट्रेंजनेस वाला क्या था? हाँ, स्ट्रेंजनेस संरक्षण। ये कुछ खास कणों जैसे लैम्डा या के मेसॉन से जुड़ा एक और गणना का नियम है। मजे की बात यह है कि ये तेज नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में तो संरक्षित रहता है, पर धीमी प्रतिक्रियाओं में नहीं। इसीलिए इसे स्ट्रेंज यानी अजीब नाम दिया गया। अजीब ही है, लेकिन सबसे मशहूर तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो कैसे काम करता है? वो तो हमें दिखती भी नहीं। हाँ, ये सबसे अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। फाइनमैन इसे समझाने के लिए एक बच्चे और उसके खिलौनों का उदाहरण देते हैं। अच्छा। मान लो एक बच्चा है जिसके पास 28 एक जैसे ब्लॉक हैं जो कभी टूटते नहीं। उसकी माँ रोज शाम को गिनती है तो हमेशा 28 ही मिलते हैं। लेकिन हो सकता है एक दिन बच्चा कुछ ब्लॉक्स एक बंद डब्बे में छिपा दे। माँ गिनती है, कम मिलते हैं, पर माँ को पता है कि ब्लॉक टूटते नहीं, तो वो हिसाब लगाती है कि डब्बे का वजन कितना बढ़ा है और उससे पता कर लेती है कि कितने ब्लॉक अंदर हैं। ठीक है। अगले दिन बच्चा कुछ ब्लॉक गंदे पानी की बाल्टी में डाल देता है, फिर गिनती कम आती है। माँ पानी का स्तर देखकर हिसाब लगा लेती है कि कितने ब्लॉक पानी में डूबे हैं। तो हर बार माँ को ब्लॉक दिखे या न दिखे, वो एक गणना करके एक नंबर पता लगा लेती है, और वो नंबर हमेशा 28 ही रहता है। अच्छा, तो ऊर्जा भी ऐसी ही है, एक नंबर। बिल्कुल। ऊर्जा एक गणना योग्य संख्या है जो हमेशा स्थिर रहती है, बस वो अपना रूप बदलती रहती है। कभी वो गर्मी समल एनर्जी के रूप में होती है, कभी चीज़ों की गति काइनेटिक एनर्जी में, कभी रासायनिक बंधनों केमिकल एनर्जी में, कभी बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कभी नाभिकीय ताकतों न्यूक्लियर एनर्जी में। हम ऊर्जा के वो ब्लॉक देख नहीं सकते जैसे माँ बच्चे के ब्लॉक्स देख सकती थी। हमें अलग अलग रूपों को नापकर उन्हें एक तय तरीके से जोड़कर कुल ऊर्जा का हिसाब लगाना पड़ता है। तो जब हम कहते हैं कि रगड़ने से मतलब घर्षण से ऊर्जा नष्ट हो गई, तो वो असल में नष्ट नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस परमाणुओं की बेतरतीब उछल कूद यानी गर्मी में बदल जाती है। ऊर्जा की ये सारे रूप असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे गर्मी भी परमाणुओं की गतिज ऊर्जा ही है। रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं के बीच विद्युत बलों से जुड़ी है। ये नियम बहुत काम का होगा फिर तो। बहुत ज्यादा। जैसे अंतरिक्ष में क्वेज़ार्स नाम की बहुत चमकदार चीजें हैं जो अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा फेंकती हैं। एक सवाल उठता है कि ये ऊर्जा आ कहाँ से रही है?
क्या यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम टूट रहा है? शायद नहीं। ज्यादा संभावना यही है कि ये गुरुत्वाकर्षण या नाभिकीय ऊर्जा का कोई ऐसा रूप है जिसे हम अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बल्कि न्यूट्रिनो नाम के कण की खोज की कहानी भी ऊर्जा संरक्षण से ही जुड़ी है। कुछ प्रयोगों में लग रहा था कि ऊर्जा कम हो रही है। अच्छा। तो पाउली नाम की वैज्ञानिक ने हिम्मत करके कहा कि शायद एक अनदेखा, लगभग द्रव्यमानहीन कण है जो बची हुई ऊर्जा लेकर भाग रहा है। और सालों बाद वो न्यूट्रिनो सचमुच खोज लिया गया। कमाल है। तो विज्ञान हमेशा सब कुछ पक्की तौर पर नहीं जानता, वो अंदाजे लगाता है और फिर उन्हें परखता है। बिल्कुल, विज्ञान की यही खूबसूरती है कि वो हमेशा अनिश्चित होता है। हम ज्ञात नियमों को नई अनजान परिस्थितियों में लागू करने का अनुमान लगाते हैं और फिर प्रयोग करके देखते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में क्या कहेंगे? ये पूरा है, इकाइयों में आता है? जहां तक हम जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम पूर्ण है। इसमें कोई अपवाद नहीं मिला है। ये आवेश या बैरियन संख्या की तरह पूरी इकाइयों में नहीं आता। और हाँ, आइंस्टीन के E=mc² के अनुसार ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये ही ऊर्जा या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण का स्रोत है। इसके अलावा और कौन से संरक्षण नियम हैं? दो और महत्वपूर्ण है: संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग सिर्फ घूमती चीजों में ही नहीं, बल्कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने नियमों के चरित्र को देखा, गणित की भूमिका समझी और संरक्षण नियमों को जाना। अब बात करते हैं समरूपता यानी सिमेट्री की। इसका भौतिकी के नियमों से क्या लेना देना है? समरूपता का सीधा सा मतलब है कि आप किसी चीज या नियम के साथ कुछ करें और वो करने के बाद भी वैसा ही दिखे या वैसे ही काम करे जैसा पहले कर रहा था। जैसे गोल गेंद, उसे घुमा दो तो भी वैसी ही दिखती है। बिल्कुल। भौतिकी के नियम भी कई तरह की दिलचस्प समरूपताएं दिखाते हैं। जैसे कि पहली, स्थान में स्थानांतरण। ट्रांसलेशन इन स्पेस। मतलब अगर आप अपना पूरा प्रयोग सारी सामग्री समेत यहां से उठाकर थोड़ी दूर ले जाकर करें तो नतीजे वही रहेंगे। नियम जगह पर निर्भर नहीं करते। ठीक है। दूसरी, समय में विलंब। डिले इन टाइम। अगर आप कोई प्रयोग आज करें या 10 साल बाद करें, भौतिकी के नियम वही रहेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि ब्रह्मांड खुद फैल रहा है तो बहुत लंबे समय बाद स्थितियां बदल सकती हैं, पर नियम वही रहेंगे। और घुमाने पर? हाँ। तीसरी है अंतरिक्ष में घूर्णन। रोटेशन इन स्पेस। अगर आप अपने प्रयोग के उपकरण को थोड़ा घुमा दें तो भी नियम नहीं बदलने चाहिए, नतीजे वही आने चाहिए। और वो जो सापेक्षता का सिद्धांत है, एक समान वेग से सीधी रेखा में चलना, हाँ, वो चौथी समरूपता है। एक समान वेग से गति, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन। न्यूटन ने भी इसे पहचाना था। लेकिन फिर मैक्सवेल के बिजली और चुंबकत्व के नियमों से एक अजीब बात पता चली। उनसे लगा कि प्रकाश की गति, जो करीब 1,86,000 मील प्रति सेकंड है, वो हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप उसे किसी भी दिशा में नापें। हाँ, तो इसमें अजीब क्या है? अजीब ये लगा कि अगर प्रकाश की गति हमेशा एक ही है, तो हम इसका इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज असल में रुकी हुई है और कौन सी चल रही है। कैसे? मान लो पृथ्वी चल रही है, तो जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में प्रकाश की गति हमें थोड़ी कम दिखनी चाहिए और उल्टी दिशा में थोड़ी ज्यादा, जैसे नदी में तैरते हुए होता है। हाँ, ठीक है। लेकिन जब माइकलसन और मॉर्ले ने ये प्रयोग बहुत सटीकता से किया तो नतीजा चौंकाने वाला था। प्रकाश की गति हर दिशा में बिल्कुल एक जैसी निकली। मतलब पृथ्वी रुकी हुई है? नहीं, इसका मतलब ये था कि प्रकाश की गति हर किसी के लिए, चाहे वो कितनी भी तेजी से चल रहा हो, हमेशा एक जैसी ही रहती है। ये बहुत ही अजीब बात थी। तो फिर इसका हल कैसे निकला? आइंस्टाइन और पोंकारे ने समझाया। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई चीज तेजी से चलती है तो उसके लिए समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। क्या समय धीमा हो जाता है? हाँ, और उसके लिए लंबाई भी गति की दिशा में सिकुड़ जाती है। प्रकृति अपने आप समय और स्थान को इस तरह से समायोजित करती है कि प्रकाश की गति का नियम सबके लिए एक जैसा बना रहे। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। लेकिन क्या हर तरह का बदलाव समरूप होता है? नहीं, सब कुछ समरूप नहीं है। जैसे पैमाने में बदलाव, अगर आप किसी मशीन को या किसी जानवर को दुगना बड़ा बना दें तो वो ठीक उसी तरह काम नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? बड़ा ऊंचा कर दें
तो उसका वजन 8 गुना बढ़ जाएगा, लंबाई के घन क्यूब के अनुपात में। लेकिन हड्डी की मोटाई सिर्फ चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल यानी वर्ग स्क्वायर के अनुपात में बढ़ेगी, तो उसकी ताकत सिर्फ 4 गुना बढ़ेगी। ओह, तो वजन 8 गुना बढ़ा, ताकत सिर्फ 4 गुना। हाँ, इसीलिए बड़े जानवरों को अनुपात में ज्यादा मोटी हड्डियों की जरूरत होती है, तो पैमाना बदलने पर नियम बदल जाते हैं। इसी तरह अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप घूम रहे हैं, ये भी समरूपता नहीं है। ठीक है। एक और दिलचस्प समरूपता है दाएं और बाएं की समरूपता, जिसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री या पैरिटी कहते हैं। क्या प्रकृति दाएं हाथ और बाएं हाथ में फर्क करती है? देखो, लंबे समय तक यही माना जाता था कि नहीं करती। भौतिकी के ज्यादातर नियम ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें आईने में देखें तो भी वो वैसे ही काम करते लगते हैं, जैसे घड़ी का काम करना या बिजली के नियम या गुरुत्वाकर्षण। लेकिन जीवित चीजों में तो ये फर्क दिखता है, जैसे हमारा दिल बाईं तरफ होता है या डीएनए का अणु एक खास तरह से मुड़ा होता है। हाँ, जीवन में ये असममिति साफ दिखती है। जैसे हमारी कोशिकाओं में मिलने वाले शर्करा के अणु एक खास राइट हैंडेड तरह के होते हैं और प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड लेफ्ट हैंडेड होते हैं। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि ये शायद जीवन की शुरुआत में हुआ कोई इत्तेफाक है जिसका भौतिकी के मूलभूत नियमों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर कुछ और पता चला। क्या भौतिकी के नियम भी दाएं बाएं में फर्क करते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ी खोज थी 1950 के दशक की। उस समय कमजोर नाभिकीय अंतःक्रियाओं जैसे कि बीटा क्षय, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, उसमें कुछ पहेलियां सामने आ रही थी। 2 युवा वैज्ञानिक थे, ली और यांग। उन्होंने एक बहुत ही साहसी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि शायद, सिर्फ शायद, इन कमजोर अंतःक्रियाओं में दाएं बाएं की समरूपता यानी पैरिटी संरक्षित ही नहीं रहती। मतलब ये नियम इन कमजोर ताकतों पर लागू ही नहीं होता? हाँ, ये कहना उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पैरिटी संरक्षण को एक मूलभूत सिद्धांत माना जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रयोग करके देखना चाहिए। और क्या निकला प्रयोग में? उनकी बात बिल्कुल सही निकली। मैडम वू, चियन शियोंग वू और उनके सहयोगियों ने प्रयोग किया। उन्होंने कोबाल्ट 60 के नाभिकों को ठंडा करके एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सीध में लगाया और फिर उनके बीटा क्षय को देखा। नतीजा चौंकाने वाला था। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में ही निकल रहे थे और वो हमेशा एक खास तरह से घूमते हुए निकल रहे थे, जिसे हम लेफ्ट हैंडेड कह सकते हैं। तो प्रकृति कम से कम कमजोर अंतःक्रियाओं के स्तर पर दाएं और बाएं में फर्क करती है? बिल्कुल। ये एक बहुत गहरी खोज थी। इसका मतलब है कि अब आप ब्रह्मांड में कहीं भी किसी एलियन को बिना मिले सिर्फ भौतिकी के प्रयोगों के आधार पर बता सकते हैं कि दायां क्या है और बायां क्या है। वाह, तो ये जो समरूपता के नियम हैं और वो जो संरक्षण के नियम थे, क्या इनमें कोई आपसी रिश्ता है? हाँ, इनमें एक बहुत गहरा और सुंदर रिश्ता है, जिसे क्वांटम यांत्रिकी और न्यूनतम क्रिया सिद्धांत से और बेहतर समझा जा सकता है। जैसे स्थान में खिसकाने पर नियमों का न बदलना, सिमेट्री इन स्पेस, सीधे तौर पर संवेग संरक्षण से जुड़ा है। समय बीतने पर नियमों का न बदलना ऊर्जा संरक्षण से जुड़ा है और अंतरिक्ष में घुमाने पर नियमों का न बदलना कोणीय संवेग संरक्षण से जुड़ा है। अच्छा। लेकिन दाएं बाएं की समरूपता यानी पैरिटी संरक्षण का नियम अब हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से सही नहीं है, कम से कम कमजोर अंतःक्रियाओं के लिए। प्रकृति थोड़ी सी टेढ़ी है। एंटीमैटर के बारे में क्या? क्या वो मैटर जैसा ही समरूप है? लगभग। एंटी मैटर भी काफी हद तक मैटर जैसी ही समरूपता दिखाता है, लेकिन हो सकता है कि कमजोर अंतःक्रियाओं में वहां भी थोड़े अंतर हों। ये अभी भी शोध का विषय है। ये बात अपने आप में रहस्यमयी है कि प्रकृति में ये पूरी समरूपताएं न होकर लगभग समरूपताएं, नियर सिमेट्रीज, क्यों हैं? चलिए, अब इस चर्चा के शायद सबसे अजीब लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्वांटम दुनिया। फाइमन कहते हैं यहाँ नियम हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल परे हैं। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी का वो हिस्सा है जहाँ हमारी सहज बुद्धि जवाब दे जाती है। चीजें न तो पूरी तरह कणों की तरह बर्ताव करती हैं, न ही पूरी तरह तरंगों की तरह। फाइनमैन इसे समझाने के लिए अपने मशहूर 2 छिद्र प्रयोग 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो क्वांटम यांत्रिकी के दिल को छूता है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अगर हम मान लीजिए बंदूक से गोलियां चलाएं एक दीवार पर जिसमें 2 पतले छेद हैं, स्लिट्स हैं, तो पीछे वाले पर्दे पर क्या दिखेगा?
आपको पर्दे पर ठीक छेदों के सामने 2 ढेर दिखाई देंगे। अगर आप एक छेद बंद कर दें तो एक ढेर बनेगा N1, दूसरा बंद कर दें तो दूसरा ढेर बनेगा N2, और जब दोनों छेद खुले हों तो कुल गोलियों का वितरण N12 बस उन दोनों ढेरों का जोड़ होगा। N12 = N1 + N2। हर गोली या तो छेद 1 से गुजरी या छेद 2 से, कोई अजब बात नहीं। ठीक है, अब गोलियों की जगह पानी की लहरें सोचें। हाँ, अगर पानी की लहरें उन 2 छेदों से गुजरें तो पर्दे पर क्या होगा? लहरें एक दूसरे से मिलेंगी, कहीं वो जुड़कर ऊंची हो जाएंगी, कहीं एक दूसरे को काट देंगी और सपाट हो जाएंगी। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं ना, व्यतिकरण। बिल्कुल। पर्दे पर आपको एक पैटर्न दिखेगा, ऊंची लहरें, नीची लहरें, ऊंची लहरें, इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर्दे पर कुल तीव्रता दोनों छेदों से अलग-अलग आने वाली तीव्रताओं का सीधा जोड़ नहीं होती। ठीक है, ये भी समझ आता है। गोलियां गांठों में आती हैं, लहरें फैली हुई होती हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन पर या फोटॉन पर, जो प्रकाश के कण हैं। वो कैसे बर्ताव करते हैं? यहीं पर क्वांटम दुनिया का असली जादू या कहें रहस्य सामने आता है। देखो, इलेक्ट्रॉन आते तो गोलियों की तरह हैं। जब वो पर्दे पर टकराते हैं तो एक ही जगह क्लिक करते हैं, एक गांठ की तरह। एक बार में एक ही डिटेक्टर उन्हें पकड़ता है। तो वो कणों की तरह है? हाँ, आने में तो कणों की तरह हैं, लेकिन जब दोनों छिद्र खुले होते हैं और हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को एक-एक करके भेजते हैं, तो पर्दे पर उनके पहुंचने की जो संभावना का वितरण बनता है, वो कैसा होता है? 2 ढेरों जैसा? नहीं, वो पानी की लहरों जैसा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है। मतलब कुछ जगहों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और उनके ठीक बगल में ऐसी जगह होती हैं जहां लगभग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता। N1 + N2 is not equal to N22। 1 मिनट, ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन तो कण है, वो या तो छेद 1 से गया होगा या छेद 2 से। फिर वो इंटरफेयर कैसे कर सकता है जैसे लहरें करती हैं? यही क्वांटम यांत्रिकी का केंद्रीय विरोधाभास है। ये सोचना कि इलेक्ट्रॉन या तो छेद 1 से गया या छेद 2 से, यही गलत है जब तक हम उसे देख नहीं लेते। मतलब अगर हम देखने की कोशिश करें कि वो किस छेद से गया, मान लो हमने एक छेद के पास एक बहुत छोटा सा डिटेक्टर या टॉर्च लगा दी। हाँ, जैसे ही आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजरा और आप पता लगा सकते हैं वो या तो छेद 1 से मिलेगा या छेद 2 से, तो चमत्कारिक रूप से वो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? हाँ, पैटर्न फिर वैसा ही बन जाता है जैसा गोलियों के साथ बनता था, 2 सीधे साधे ढेर N1 + N2। देखने की क्रिया ही नतीजे को बदल देती है। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब हम देख रहे हैं या नहीं, इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं, जिसका एक पहलू ये है, ऐसा कोई भी उपकरण बनाना असंभव है जो ये बता सके कि इलेक्ट्रॉन किस छेद से गुजरा है, बिना उसे इतना बाधित किए, डिस्टर्ब किए कि उसका इंटरफेरेंस पैटर्न नष्ट हो जाए। तो जब हम नहीं देख रहे होते तब क्या होता है? तब हम ये कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन छेद 1 से गया या छेद 2 से। वो किसी तरह दोनों संभावनाओं को एक साथ लेकर चल रहा होता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं, और यही सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस पैदा करता है। तो इसका मतलब है कि भौतिकी अब ये ठीक नहीं बता सकती कि अगला इलेक्ट्रॉन पर्दे पे कहाँ टकराएगा? नहीं बता सकती। वो सिर्फ ये बता सकती है कि किस जगह पर टकराने की संभावना कितनी है। क्वांटम मैकेनिक्स एक संभाव्य सिद्धांत है, नियतात्मक नहीं। और ये हमारी जानकारी की कमी की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपी हुई जानकारी है जो हमें पता चल जाए तो हम भविष्यवाणी कर पाएंगे। नहीं, ये प्रकृति का मूलभूत स्वभाव है। प्रकृति खुद ही पूरी तरह से निश्चित नहीं है जब तक हम उसे नापते नहीं हैं। अगर सब कुछ इतना अनिश्चित है तो फिर विज्ञान आगे कैसे बढ़ता है? हम नए नियम कैसे खोजते हैं? देखो, विज्ञान का मूल तरीका वही रहता है, चाहे दुनिया क्वांटम हो या क्लासिकल। फाइनमैन कहते हैं प्रक्रिया सीधी है, अंदाजा लगाओ, उस अंदाजे के क्या नतीजे निकलने चाहिए उनकी गणना करो, उन नतीजों की प्रयोगों से तुलना करो, और अगर प्रयोग से मेल न खाए तो आपका अंदाजा गलत है। बस बात खत्म। चाहे वो अंदाजा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी स्मार्ट क्यों ना लगे, या कितने ही बड़े वैज्ञानिक ने क्यों ना दिया हो, अगर वो प्रयोग से मेल नहीं खाता तो वो गलत है। प्रयोग ही अंतिम निर्णायक है। लेकिन ये अंदाजा लगाना, ये गैस करना, ये तो बहुत मुश्किल काम होगा। कैसे पता चलेगा कि क्या अंदाजा लगाना है? हाँ,
यहीं पे कला, अनुभव और कल्पना का रोल आता है। ये कोई मशीन का काम नहीं है। आपको सोचना पड़ता है कि पुराने कौन से सिद्धांत शायद अभी भी काम करेंगे और कौन से छोड़ने पड़ेंगे। कभी कभी गणित में कोई असंगति देखकर नया अंदाजा सूझता है, कभी समरूपता के सिद्धांतों से कोई इशारा मिलता है, कभी सिर्फ एक दिमागी छलांग लगानी पड़ती है कि क्या हो अगर नियम ऐसा हो। न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग सब ने अलग अलग तरीकों से ये किया। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। क्या किसी अच्छे अंदाजे की कोई पहचान होती है? फाइनमैन कहते हैं कि अक्सर सही या अच्छे अनुमान की पहचान उसकी सुंदरता और सरलता में छुपी होती है, और एक अच्छा अनुमान अक्सर उम्मीद से ज्यादा चीजों की व्याख्या कर देता है। आपने उसे एक चीज समझाने के लिए बनाया था, पर पता चलता है कि वो 10 और चीजें भी समझा रहा है। इसके लिए कल्पना चाहिए, पर साथ ही कठोर अनुशासन भी, ताकि आप हवा में न उड़ें। तो भविष्य क्या है? क्या हम कभी प्रकृति के सारे मूलभूत नियम जान पाएंगे, या ऐसा होगा कि प्रयोग इतने मुश्किल और महंगे हो जाएंगे कि हमारी खोज रुक जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। फाइनमैन इस पर भी अपने विचार रखते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें सिर्फ भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों को ही जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें ज्ञान के अलग अलग स्तरों, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, यहाँ तक कि कला और नैतिकता और उनके बीच के आपसी रिश्तों को भी समझना होगा। मतलब सिर्फ नीचे के ईंटों को या सिर्फ ऊपर की छत को देखने से काम नहीं चलेगा, पूरी इमारत देखनी होगी। हाँ, कुछ ऐसा ही। हमें इन अलग अलग स्तरों के बीच पुल बनाने होंगे। ये समझना होगा कि कैसे एक स्तर के नियम दूसरे स्तर की घटनाओं को जन्म देते हैं। प्रकृति को उसकी पूरी जटिलता और समग्रता में देखने की कोशिश करनी होगी। तो आज हमने रिचर्ड फाइनमैन के नजरिए से भौतिकी के नियमों के चरित्र को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि ये नियम गणितीय हैं, अक्सर सरल दिखते हैं पर गहरे होते हैं, सार्वभौमिक हैं, लेकिन हमेशा पूरी तरह सटीक या हमारी सहज बुद्धि के मुताबिक नहीं होते। बिल्कुल। हमने संरक्षण के महान सिद्धांतों को देखा, कैसे कुछ मात्राएं हमेशा स्थिर रहती हैं। हमने समरूपता के बारे में बात की, कैसे नियम कुछ बदलावों के बावजूद वैसे ही रहते हैं, और कैसे कभी-कभी ये समरूपता टूटती भी है, जैसे पैरिटी उल्लंघन में। और अंत में हमने क्वांटम दुनिया की उस अजीब लेकिन सच्ची हकीकत को छुआ, अनिश्चितता, संभाव्यता और देखने का असर। हाँ, और फाइनमैन का संदेश बिल्कुल साफ है। प्रकृति को समझना एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला रोमांचक सफर है। इसमें कल्पना, कठोर तार्किक गणना और सबसे बढ़कर प्रयोग और ईमानदारी सर्वोपरि हैं। और हमें ज्ञान के अलग अलग स्तरों और उनके बीच के कनेक्शन को समझने की जरूरत है, तभी हम पूरी तस्वीर देख पाएंगे। उनका आखिरी संदेश शायद यही है कि प्रकृति की अपनी भाषा है गणित। हमें उसे उसी भाषा में समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने पुराने विचारों और पूर्वाग्रहों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, सवालों से घबराना नहीं चाहिए। और हमेशा हैरान होने, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हम कभी प्रकृति के सारे राज जान पाएंगे? कौन जाने। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के गर्भ में है, और शायद यही अनिश्चितता इस पूरी खोज को इतना मजेदार और सार्थक बनाती है। आज की इस गहरी चर्चा में इतना ही। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ।